लेकर के अभिला तक के सभी भाइयों बहनों सज्जनों और सरदारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का आज का एक अवसर, अभी हमारे साथ गोरखपुर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत सारे जिले के निर्देशन में चलते हैं। वो बता रहे थे और हम सब भी अनुभव कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का सिलसिला और बेहतर हुआ है और तेज हुआ है और इसका अपनी प्रत्यक्ष अनुभव भी हो रहा है। मैं स्वयं अपने बहुत सारे ढंग से भी पिछले यहाँ उपस्थित सभी लोग उसके साक्षी हैं। इसी तरह से 14 अप्रैल 15 अप्रैल 13 अप्रैल को निरंतर 2-3 दिन बाकी सब काम छोड़ करके हम लोग बाबा साहब की अम्बेडकर की बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं और ये करना भी चाहिए। करना इसलिए चाहिए, दुर्भाग्य ये रहा कि पहले नहीं होता। कांग्रेस ने तो बाबा साहब के कद को घटाने का जितना भी हो सकता था उतना प्रयास किया था। कई बाबा साहब का कद नेहरू जी से और कांग्रेस के उस परिवार से कहीं बड़ा न हो जाए, वो हमेशा इसी प्रयास में रहे। नेहरू जी के समय भी, नेहरू जी के बाद भी, इतिहास में कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब का के बारे में ऐसा कुछ लिख दिया जाए कि जिससे उनका कद बहुत बड़ा दिखने लगे। ये तो हमारे और आपके भारतीय समाज की, भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि बाबा साहब हमारे आपकी स्मृतियों में बने हुए हैं, आपके और हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मैं उन्हें आज आपके सहित आप सभी के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उन्होंने जो देश को दिया है, हम सबको जो दिया है, हम देशवासियों को जो दिया है, एक स्वतंत्र भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था जो उन्होंने खड़ी की, संविधान का निर्माण करके एक जो संवैधानिक व्यवस्था खड़ी किया, उसके लिए हम लोग उनका जितना भी धन्यवाद करें, उनके योगदान को जितना भी सराहा जाए, जितना भी प्रशंसा किया जाए, उतना कम। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारे देश में जो कश्मीर को अलग दर्जा दे दो, फलाने को अलग दर्जा दे दो, लखनऊ को अलग दर्जा दे दो, अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाए रखो, ताकि जो मानता है देते जाओ, जो बचेगा उसका प्रधानमंत्री बन के रहो। ये उस समय की कांग्रेस की सोच थी। ये तो अच्छा है कि हमारा भाग्य अच्छा था कि बाबा साहब जैसी विभूतियाँ उन दिनों संविधान के निर्माता के रूप में भगवान ने बैठाया और उन्होंने हमारे देश को बचाया, हमारी संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत किया कि उस समय भी और उसके बाद भी कोई संविधान के साथ खिलवाड़ न कर सके। और इसीलिए मैं चाहूँगा बाबा साहब के सम्मान में आज उनकी जन्म जयंती पे हमारे साथ आप लोग एक बार हमारे साथ जय जयकारा लगाएंगे बाबा साहब का। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने जो हमको और आपको दिया है, मात्र एक संविधान का दस्तावेज नहीं दिया है, एक जीवन व्यवस्था दिया है जिसके तहत हमारे देश में हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग की महिला को, हर वर्ग की पुरुष को, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति हो, सबको समान अवसर मिलने का, सबको समान अधिकार मिलने का, सभी की बातें, सभी की भावनाएं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सुनी जाए। और यही कारण है कि हमारा देश इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर 10 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, हर 20 किलोमीटर पे रीति रिवाज हमारे बदल जाते हैं। इस तरह का हमारा जो देश है, कहीं
शादी में कुछ होता है तो कहीं शादी में कुछ होता है, कहीं ब्याह में कुछ परंपरा है तो कहीं ब्याह में कुछ परंपरा है। ये तमाम विविधताओं के साथ भी हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था में, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम इतना लंबा सफर कर आए हैं और आने वाले दिनों में भी हम लंबा सफर करेंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहब को हम लोग याद करते हैं। हम सब उनके ऋणी हैं, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी छत्रछाया में, संविधान की छत्रछाया में हमारा जीवन जी रहा। दुर्भाग्य ये रहा एक तो ये कि वो बाबा साहब को उनके जीवन काल में भी या उनके बाद जीवन काल के बाद भी इतिहास में जो दर्जा पहले मिल जाना चाहिए था वो दर्जा बाद में मिला है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए हैं तब से विशेष रूप से उनका सम्मान उनका होने लगा। मुझे याद है कि बाबा साहब के बारे में ऐसे लोग कहेंगे कि मोदी साहब तो राजनीति करते हैं, अनुसूचित जाति का वोट लेना है इसलिए ये बातें करते हैं। ऐसा नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बन गए थे उस समय कोई ऐसी राजनीति नहीं थी कि बाबा साहब का सम्मान करने की आवश्यकता पड़े। मुझे याद है 2015 में 16 में वो एक बार लंदन गए और इस आशय के साथ उन्होंने पूरी एक खोजबीन करवाई। भाई बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पढ़ते थे तो कहाँ पढ़ते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। पता चला वो देखने गए और मैं उनके सहयोगी के रूप में मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैं भी उनके साथ साथ पीछे लग के गया। हम लोगों ने उस जगह को प्रत्यक्ष देखा और पता चला बाद में कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की मकान था, उसी में वो रहते थे, भाड़े में रहते थे और उस मकान को लेकर के बाबा साहब का स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ऐसे पंचतीर्थ का काम ये भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये काम 65 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन उस समय की सरकारों को उनका महिमा मंडन करने का शौक तो नहीं था। उनकी महिमा का कितना खंडन किया जाए, कितना कम किया जाए, इसमें उनको इंटरेस्ट है। दूसरा, आज ही हमको किसी ने फिर से याद दिलाया 14 अप्रैल पहले अवकाश सार्वजनिक नहीं हुआ करता था। ये अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद ये हुआ। तो इस प्रकार भारतीय जनता, और कल की मैं बात बताऊँ, यहाँ चंद्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे पूरे दिल्ली से हम लोग लगातार सूचनाएं आ रही थी कि 14 अप्रैल को तो इतने सारे कार्यक्रम करने ही हैं, हर मंत्रियों का ढंग से उसका 3 गुना किया है, बात अलग है। हर मंत्री को 5 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम करने ऐसा कुछ सूचना नहीं है। लेकिन पूर्व संध्या पे 13 अप्रैल को भी हर पदाधिकारी को, हर मंत्री को जा करके बाबा साहब की मूर्तियों का सफाई करना है, शुभ्र करना है, दिया जलाना है, लाइटिंग करनी है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में है। बाबा साहब के प्रति हमारा सम्मान बहुत ज्यादा है और नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के हर रोज के कामकाज में ये बात लगती। दो और बातें उदाहरण दूंगा मैं बाबा साहब की भावनाओं, उनके विचारों, उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी किस तरह से चिंतित है, उसका 2 और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब एक अच्छा संविधान देने के साथ एक अच्छा समतामूलक समाज भी भारत में, और वो चाहते थे कि हमारा आने वाला भावी भारत जो है, देश का जो भावी नक्शा है, ऐसा हो कि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, इसमें अमीर गरीब का भेदभाव न हो, और ऐसा एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ही बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और इस प्रकार की भावना अनेक हमारे संतों में भी रही है। संत रविदास कहे या संत ज्योतिबा फुले कहे, तमाम हमारे संतों की भी इसी तरह की भावनाएं रही। लेकिन उस भावना का सम्मान पिछले 65-70 सालों में नहीं। ये तो हमारा सबका सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सरकार ने काम करना शुरू किया है। और यही कारण है
यही आपको, ऐसे मैं कहूँगा तो आपको ये बात शायद ठीक या सही समझ में ना आवे, लेकिन वही हमारे गरीब तबके के लोग, हमारे शोषित वंचित जो दबे हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो गांव गिराव में मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती है, कई बार बरसात वगैरह में तो मजदूरी का भी समस्या रहता है। ऐसे लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, इसकी चिंता 65 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अगर किया होता, आज जब मोदी जी ने आपको मुफ्त अन्न देना शुरू किया है, वो पहले भी हो सकता था। हो सकता है कि आपको पूरा नहीं तो आधा दे दिए होते, आधा नहीं तो तिहा दे दिए होते, किसी को पड़ी ही नहीं थी। हमारे देश में हजारों नहीं लाखों टन अनाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये मुफ्त अनाज देने की बात चली कोरोना काल में, तो मैं भी उन दिनों अधिकारी था, मुझे याद है कि बहुत से अधिकारी आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाने की कोशिश करते थे कि अभी साहब ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतने में तो ये हम बना लेंगे, उतने में तो वो बना लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सीधा सवाल पूछा था, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का, आपके गोदामों में सुनते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में लाखों टन अनाज सड़ जाता है, बरसात पड़ जाती है, आपकी गोदाम ठीक नहीं है। आप सबने देखा होगा कई बार रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े गेहूं के, चावल के बोरे सड़ते हुए दिखते हैं। नहीं गए, यहाँ तो वही पड़े हुए, खुले में पड़े हुए, किसी को चिंता नहीं थी। तो हम लोगों ने पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई कितना टन सड़ता है और कितना नुकसान होता है। तो पता चला कि इतना सड़ जाता है कि बिहार और बंगाल जैसे राज्य को पूरा एक साल मुफ्त में खिलाया जा सके, इतना अनाज तो हमारा सड़ जाता है और उसकी किसी को चिंता नहीं। तो उसमें से आपको जो मुफ्त अन्न देने की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई, इसी सोच का नतीजा है। हमारा जो अन्न सड़ रहा है वो हमारे गरीब लोग को दोनों जून की रोटी खाएंगे अच्छे से। नहीं तो पहले आपको चिंता रहती थी, मकान नहीं था, करोड़ों लोगों के सिर पे छत नहीं थी। 4 करोड़ लोगों को मकान दिया जा चुका है और आने वाले 5 सालों में 3 साल में 4 करोड़ को मकान देने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही 60 लाख लोगों को मकान दिया गया। वहाँ में मैं नगरीय विकास का मंत्री हूँ। नगरीय क्षेत्रों में अभिला जैसे नगरीय क्षेत्र में, द्वारी घाट जैसे नगरीय क्षेत्र को देखा जाए, 20 लाख लोगों को खाली शहरों में मकान दिया गया है। 40 करोड़ लोगों का मकान अगर 5 के हिसाब से अगर आप गिने, 8 करोड़ लोगों के मकान दिए जाने का मतलब होता है 5 के हिसाब से आप गिने 40 करोड़ लोगों को सर छिपाने के लिए छत का इंतजाम माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ या होगा। वैसे ही आपको मकान नहीं था तो शौचालय की कोई बात ही नहीं। शौचालय मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, आप जैसे ही गांव का रहने वाला हूँ। मुझे याद है अच्छे से कि हमारी माताएं बहनें सुबह एक बार बाहर जाती थी अंधेरे में, फिर शाम को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था कि उनके पेट में मरोड़ हो, उनके पेट में दुखाव हो, जो भी हो, लेकिन अपना पेट को दबा करके पूरे दिन बैठी रहती थी। शाम होता था तभी निकल पाती थी। ये पीड़ा, ये दिक्कत महिलाओं को किसी ने नहीं सोचा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर साहब की भावना के तहत, गरीबों को मदद करने की भावना के तहत, पहले ही अपने लाल किले के पहले भाषण में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भारत को स्वच्छ बनाऊंगा, भारत के हर घर में शौचालय बनाऊंगा। और यही कारण है मकान दिखाई देते हैं, उतने ही शौचालय हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसे नहीं सोचा। उसी प्रकार महिलाएं गोईठा पर और खोया पर, लकड़ी पर खाना बनावट कितना धुआं उनके पेट में, कितना धुआं उनके फेफड़ा में जाए, एक अब कोनो गिनती ना हो। बात सही है ना, खोया पर गोईठा पर खाना बने कि ना बने। अब वो धुआं का कितना असर पड़े, धुआं अंदर जाके जब फूका धुआं घी में फूकी, कितना धुआं नाक का मुंह से अंदर जाई, नाक का मुंह से अंदर जाई। तो कई बार लोग बताए हैं कि कई लोगों ने, वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है, एक गृहिणी
एक जून का खाना बनाती थी पहले लकड़ी का, तो पता नहीं 100 या 1000 सिगरेट पीने जितना उसका जो है फेफड़ा उसका नुकसान होता था। ये व्यवस्था, ये समस्या किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था। हमारी माताएं बहनें अकाल मृत्यु पा जाती थी और उसको दूर करने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपको रसोई का गैस निकल आपके घर में भगवान का करे कोई बीमार पड़ जाए तो माताओं बहनों को, क्योंकि आप लोगों की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, माताओं बहनों को अपना जेवर बेचना पड़ता था। कान की बाली, गले की चेन, पैर की सिकड़ी बिकती थी, उससे भी पूरा नहीं पड़ता था तो मकान बिक जाता था, उससे भी पूरा नहीं पड़ता था तो खेत बिक जाता था, तब जाकर के घर के आदमी की दवाई अच्छे से होती थी। अब 5 लाख रुपए का आपको बीमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो इसी सब बातों के लिए अंबेडकर जी ने अपना जीवन खपाया। इसी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अंबेडकर जी जिए और वही समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास पड़ी नहीं। न तो बाबा साहब के साथ न्याय करने की पड़ी थी, न ही बाबा साहब के सिद्धांतों का अमल करने की किसी को चिंता थी। एक दूसरी बात मैं बताऊं कि बाबा साहब ये भी कहते थे कि शिक्षा में तो बहुत उनका जोर था। आपका ये क्षेत्र तो बहुत शिक्षा में आगे है वैसे तो, लेकिन कई जगह बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा देने में हम पीछे रह जाते हैं। और बाबा साहब ने अपना जीवन देखा था कि कितने गरीब समाज से वो आए थे। अगर वो शिक्षित नहीं रहे होते तो उनको इतना जो भी सम्मान मिला, जो भी संविधान सभा में स्थान मिला, वो नहीं मिला होता। और इसी के आधार पर वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भावना के साथ गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ किया है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी जो उनका पूरी कार्यशैली, पूरा जो काम है वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे आदर्श जो थे उनके विचारों से प्रभावित है। उनके विचारों के विचारों को अमल में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मेरा आपसे यही निवेदन होगा, बहुत शाम हो गई है, बहुत देर हो गई है, लेकिन आज के अवसर पे हम कुछ संकल्प लें। संकल्प पहला तो ये कि अपने बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हीं में से कोई बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा, उन्हीं में से कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सरकारी बनेगा, कोई चल के बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा। इसलिए माताओं बहनों को विशेष मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी और बच्चियों को भी खास करके आप अपना पूरा सब कुछ, परेशानी हो लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई पे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात हम संकल्प लेना चाहें कि हमें बरगलाने वाले, हमें जो है धोखा दे करके वोट देने वाले अब आने वाले 8-9 महीने में खूब वो बोलते हैं ना मेढक की तरह अलग अलग रंग के बरसाती मेढक की तरह निकलेंगे। और कोई कहेगा कि तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान मोदी जी बदल दिए। 12 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए और संपूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई। एक भी अक्षर, एक भी कामा, एक भी स्टाफ मोदी जी ने ऐसा नहीं बदला है जो देश के हित में न हो और जो देश के सामान्य आदमी, गरीब आदमी, नौकरियात आदमी के हित में न हो। बदला है वो बदला है कि जो काम कांग्रेस के समय में हुआ था कि कश्मीर दे दो, हम प्रधानमंत्री रहे, उसकी व्यवस्था करो। तो चाहे वो अगर उनकी चली होती, बाबा साहब लोग जैसे लोग नहीं रहे होते तो हैदराबाद भी दे देते, जूनागढ़ भी दे देते, जूनागढ़ के नवाब को हैदराबाद भी दे देते, हैदराबाद के निजाम को। ऐसे देकर के हम प्रधानमंत्री जितना बचता है उतना बने रहे, हमारा परिवार का अनंत काल तक शासन चलता रहे। ये परिवारवादी व्यवस्था वाले लोग हमारे देश को बर्बाद करने वाले थे। तो अच्छा हुआ कि हम बचे हुए हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर आज हमें यह भी एक संकल्प लेना है। जो लोग हमें बरगलाने के लिए, हमारा बरगला करके हमारा वोट लेने के लिए आते हैं, उनसे हम सावधान रहेंगे। हमारे देश के हित में जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग तपस्या
तपस्या कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका साथ देंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये भी एक संकल्प लेना है। मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो तपस्या कर रहे हैं बाबा साहब जैसे आदर्शों के अमलवारी के लिए, उसी कड़ी में हम लोग भी रात दिन लगे हुए हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। चाहे रोड का मामला हो, चाहे रास्ता का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे नगरीय व्यवस्था का मामला हो, चाहे बिजली की व्यवस्था का मामला हो, हम लोग आपकी सेवा में निरंतर, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आप, क्योंकि ये हमारा जिला है, हमारा काम है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से लगा हुआ हूँ। लेकिन पूरी सरकारी व्यवस्था जनता की सेवक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं। वो काम निरंतर चलता। अभी देखिए काम पूरा नहीं हुआ, आपको मकान देने का काम पूरा नहीं हुआ, हर घर में शौचालय अच्छा बन जाए वो काम पूरा नहीं हुआ। शुरुआत तो ये काफी कुछ काम हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो ये सब काम अगर पूरा कराना है, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मकान से वंचित न रहे, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी घर शौचालय से वंचित न रहे, अगर हम चाहते हैं कोई भी, अभी यहाँ बात आई कि उसरी में हमारे विधायक निधि से सड़क मिली है, हमारे मंडल अध्यक्ष आलोक जी हमको याद करा रहे हैं। तो ये तो इतना कामों की लिस्ट बताते चलूंगा तो देर हो जाएगी। एक और याद आ गया मुझे, ये द्वारी घाट संत रविदास की कुटी थी। संत रविदास की कुटी है, भोला भाई सामने बैठे हुए हैं। वो कुटी तो बहुत पुरानी होगी, पता नहीं कितने सैकड़ों साल की होगी। और इस आजादी के बाद की अगर बात करें तो 2500-50 नेता आए होंगे, जीते होंगे, गए होंगे, हारे होंगे, मंत्री बने होंगे, सब कुछ हुआ होगा। यही बता रहे थे हमको। हम कहे कि भोला भाई पहले क्यों नहीं ये काम हो गया। रविदास की कुटी मधुबन में भी है, गौरी घाट में भी है। आज आप लोग बता रहे हैं बाबा रविदास तो कितने पुराने संत हैं, उनकी कुटी भी पुरानी होगी। बोले हाँ मंत्री जी, क्या हुआ कि कई मंत्री लोग आते थे, नेता लोग आते थे, हम लोग कहते थे, वो आकर के बाबा के उस पे 100-50 रुपया चढ़ा करके चले जाते थे। हम रविदास जी को भूल जाते थे। हमने पहली बार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से गौरी घाट की संत रविदास की कुटी के विकास के लिए 1,80,82 लाख रुपया, लगभग 2 करोड़ रुपया जो है हमने मंजूर किया है। उसी प्रकार मधुबन की संत रविदास की कुटी के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने मंजूर किया। तो ये काम पहले हो सकते थे, नहीं हुआ। और वही लोग आकर के आपको भ्रम में डाल करके, आपके हितैषी बन करके आएंगे और कहेंगे कि हमको वोट दे दीजिए, हम आपका बड़ा भला करने वाले लोग हैं। अरे वो तो प्लाट का भी आने वाले लोग हैं, वो आपका भला नहीं करेंगे। या हमारे बहनों बेटियों की इज्जत तक उन्होंने नहीं छोड़ी है। हमारा आपका प्लाट अगर पानी मिल जाए, मैं नगर विकास मंत्री हूँ, एक बार हमने कहा था कि भाई हम तो नगर में निकलते हैं, अभी अमिला में आ रहे थे तो हम पहले ही पूछे कि भाई ये टाइल्स लगी है, थोड़ा कुछ काम अधूरा लग रहा है, जरा जल्दी से करवा दीजिए। तो हम तो जहाँ निकलते हैं, क्योंकि नगर विकास मंत्री का काम सफाई भी होता है, तो हम गंदगी ढूंढते हैं कि नगर में कहाँ गंदगी दिख रही है, उसको कैसे साफ किया जाए। और ये लोग जब निकलते हैं तो खाली प्लाट ढूंढते हैं, उनकी नजर जो है खाली प्लाटों में रहती है कि ये प्लाट बढ़िया दिख रहा है, इसको कल कुछ करके कब्जियाया जाए। तो ये ऐसे लोग हैं कि हमें आने वाले दिनों में नहीं आना है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। आपकी सेवा का जो भगीरथ काम उन्होंने शुरू किया है, जो यज्ञ शुरू किया है, वो यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है भाइयों बहनों माताओं, वो यज्ञ अभी चल रहा है। और उस यज्ञ को पूरा कराने के लिए माननीय मोदी जी का शासनकाल, उनका नेतृत्व आने वाले 20 साल तक, 25 साल तक बने रहे, ऐसा ईश्वर से हम से प्रार्थना करते हैं, बाबा अम्बेडकर से भी प्रार्थना करते हैं। तभी जाकर के हमारा देश विकसित होगा। 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित बनाने का बीड़ा उठाया है और विकसित भारत अभी होगा, भारत तभी विकसित कहा जाएगा जब आपका और हमारा घर अच्छा बनेगा, आपकी और हमारी गली अच्छी बनेगी, आपका हमारा नाली अच्छी बनेगी, हमारी संत रविदास की कुटी अच्छी बनेगी, हमारे वाल्मीकि भगवान की कुटी अच्छी बनेगी, हमारे अम्बेडकर भगवान का मंदिर, उनका प्रांगण अच्छा बनेगा, तब